हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे कार्बन के अपरूपों के बारे में। सर ये अपरूप क्या होता है, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। कार्बन के अपरूप, जिसे हम इंग्लिश में बच्चों एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स, अपरूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। तो हेडिंग क्या हमारा होगा आज का? कार्बन के अपरूप, जिसे इंग्लिश में हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये अपरूप क्या होता है, फिर उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और जिसमें से बच्चों हम लोग कार्बन को 3 अपरूप पढ़ने भी है जो हमारे सिलेबस में है। डीपली पढ़ने हम लोगों को बच्चा हीरा यानी कि डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट जिसे आप लोग पेंसिल में यूज़ करते हैं, और तीसरा है फुलेरिन। फुलेरिन पे अभी बहुत बड़ी थ्योरी हमारे पास नहीं है और ना ही हमें पढ़नी है बहुत बड़ी थ्योरी। ऐसे भी फुलेरिन 2020 से ही हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। फुलेरिन में बहुत थोड़ी सी जानकारी ही लेनी है। चलिए, तो कार्बन के अपरूप में हम बात करते हैं तो सर सबसे पहले ये तो बताइए कि अपरूप होता क्या है। अपरूप होता क्या है? तो देखिए बच्चों, अपरूप वह गुण है जिसमें अपरूपता वह गुण है जिसमें किसी तत्व के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, जिसमें किसी तत्व के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं तथा उनके भौतिक गुण तो समान होते हैं। अब देखिए, जो अलग अलग रूप के तत्व हैं उनके भौतिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। उन्हें हम लोग अपरूपता कहते हैं। उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम लोग कार्बन के अपरूप, यहाँ पर देखिए मेनली यहाँ पे हमें पढ़ना है बच्चों कार्बन के अपरूप, लेकिन इससे पहले हम लोग के बारे में अपरूपता के बारे में तो जानना आवश्यक है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, किसी तत्व का एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा हमें इरेज करना होगा। चलिए, अपरूपता के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपरूपता की परिभाषा लिख देते हैं। अपरूपता वह गुण है, क्या है? अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व, कोई भी आप तत्व ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग तो बात करेंगे कार्बन के बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी अपरूपता के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी हम तत्व लेते हैं। अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, होता है, लिख लीजिए, होता है, तथा प्रत्येक रूप के रासायनिक गुण तो समान होते हैं। रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। लेकिन भौतिक गुण भिन्न कह सकते हैं हम लोग, अलग अलग भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। समझिएगा आप कॉन्सेप्ट को। जैसे कि अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट कार्बन ही लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में घुस भी जाएगा। हम लोग ग्रेफाइट की यहाँ पे बच्चों बात करते हैं। ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। अभी हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, घबराइए मत। हीरे की बात करेंगे, हीरा क्या है? हीरा भी ग्रेफाइट से बना हुआ एक तत्व है। कोयले की बात करेंगे, कोयला क्या है? सर वो भी कार्बन से बना हुई तत्व है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी चर्चाएं सुनी होगी, कभी अपने दोस्तों से बात की होगी, या कभी आपके किसी अध्यापक ने आपको बताया होगा कि अगर कोयलों को हम लोग उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होगी, अवश्य ही सुनी होगी। तो जो आपका कोयला है वो भी क्या है?
कार्बन का तत्व है, यानी कार्बन का क्या है, सारे अपरूप है, सब कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। हम चारकोल की बात करें, वो भी क्या है, वो भी कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है सर, आप जो चीज़ बता रहे हैं वो तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये बताइए सर कि जो अब कार्बन है और जो डायमंड है, दोनों क्या सर आप कह रहे हैं कि रासायनिक गुण समान होते हैं? जी बिल्कुल। या हम कार्बन डायमंड की बात करें और ग्रेफाइट की बात करें, दोनों के रासायनिक गुण बच्चों समान होंगे, लेकिन जो भौतिक गुण होंगे, जैसे उनकी कठोरता, समझ रहे हैं, तो ये सारे गुण उनके भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आप देखेंगे ग्रेफाइट ज़्यादा मुलायम होता है, हीरा ज़्यादा कठोर होता है, ये सारी चीज़ें हम चर्चाएँ करेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि जो अपरूप है उनके तो रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन के आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या कि जो अपरूप होते हैं उनके भौतिक गुण समान होते हैं, अपरूप के समान होते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वहाँ पे आपको लगाना होगा कि उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बच्चों अपरूपता की परिभाषा थी। अब हम बात करेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो कार्बन के अपरूप में बच्चों हेडिंग डाल लीजिएगा 2, क्रिस्टलीय रूप और एक सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप और एक सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। हम यहाँ पे जब कार्बन पे चर्चाएं कर रहे हैं तो एक आएगा बच्चों क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टलीय रूप, और जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा बच्चा सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। दूसरा जो है वो क्या आ गया सर, दूसरा जो आया, सॉरी यार, दूसरा जो आया वो आ गया सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्रिस्टलीय रूप पढ़ेंगे उस पर हमें चर्चा भी करनी है, क्योंकि वो जो अपरूप है वो हमारे पेपर में है, ठीक है, मतलब हमारे सिलेबस में है। तो देखिए क्रिस्टलीय रूप में हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा बच्चों सिंपल सा हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, और वहीं जहां हम लोग सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप के बारे में बात करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोयला, चारकोल, अच्छा यहाँ पे आदि लिख लीजिएगा, बस इतने ही नहीं है, अभी और भी है, ठीक है, आदि। तो यह हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टलीय रूप भी है, 2 प्रकार के रूप मुख्यतः देखने को मिलते हैं, एक क्रिस्टलीय रूप और एक मिलता है अक्रिस्टलीय। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय रूप के बारे में, और जो जो क्रिस्टलीय रूप में बच्चों हम लोग लिखा है, जो जो तत्व जो जो अपरूप है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया, इनको हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना है, इनमें कैसे बंद होते हैं ये पढ़ना है, और इनके यूजेस पढ़ने हैं, इनके यूज़ क्या है और इनके कुछ भौतिक गुण, उसमें जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले इसको कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिएगा बच्चों, फटाक से। चलिए, कहाँ गया ये इस करने वाला, यहाँ पे। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों सबसे पहले हीरा के बारे में। हम लोग हीरा को पढ़ने वाले हैं। सर जी आज हम लोग अमीर होने वाले हैं। देखो कहते हैं ना तुम लोगों की कीमत बहुत है, तुम लोगों की कीमत बहुत है, तुम लोग भाई हीरा के बारे में पढ़ रहे हो। हम लोग डायरेक्ट हीरा के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्ट प्लेटिनम खरीदेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लेटिनम क्या है, बताइए भाई, कमेंट में बता दीजिए जिनको जिनको पता होगा। सबसे प्लेटिनम है क्या, सोना महंगा है कि हीरा महंगा है कि प्लेटिनम महंगा है? इनको असेंडिंग वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लगाकर कमेंट में डाल दीजिएगा भाई, जिनको जिनको ही पता है। महंगाई के क्रम में, ठीक है, कॉस्ट के क्रम में, कौन कितने एक्सपेंसिव है ये भी तो बताना होगा। सर आप किस क्रम में पूछ रहे हैं, तो हम एक्सपेंसिव के क्रम में पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक था हीरा, पहला वाला क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा। आप लोग भी इसको लिखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हीरा के बारे में कुछ पॉइंट डालेंगे। ये निम्नलिखित इसके बारे में कुछ बातें हमको बतानी है, परिचय जिसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देंगे। तो हीरा, सबसे पहले आप लोग ही बताइए, हीरे के कुछ परिचय हमें बताइए तो भाई।
बताइए भाई, हीरा का परिचय बताइए। सर नहीं पता। चलिए देखिए, यहाँ पे डाल दीजिएगा सामान्य गुण, जिनको नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पे डाल देते हैं सामान्य गुण। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको ब्लैक से हेडिंग डालिएगा, मैं भी ब्लैक से डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, जो है वो ठीक है। अब देखिए पहला वाला, हीरा देखने में कैसा होता है? सर हीरा सफेद होता है, पकड़ के मारेंगे तुमको। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। पहला पॉइंट तो ये आ गया, कॉमा लगा दीजिए। दूसरी बात आती है कि हम लोग हीरे को चमकते हुए बहुत सुने हीरा बहुत चमकता है। अगर आपने वो शुभम की, अगर उनका पूरा मुझे नाम नहीं याद है, शुभम जी की अगर आपने वो कविता सुनी होगी, मुझे भी पूरा याद नहीं है, कि हीरा घिस घिस कर ही चमकता है, प्रखर निखरता है। बहुत अच्छी कविता उनकी थी, मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है। तो हीरे में चमक के बारे में, हीरे की चमक के बारे में हर जगह जिक्र की जाती है। कहते हैं कि जब अंग्रेज भी आए थे तो हमारे हीरो को देखकर, या जो भी विदेशी राजा हुआ करते थे, हमारे यहाँ के हीरो को देखकर, जैसे देख सकते हैं हमारा जो कोहिनूर है वो ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में रखा हुआ है, हमारे यहाँ के हीरे को देखकर उनकी आंखें चमका होती थी, उसमें इतनी चमक होती थी। और आज के भी हीरो में देख सकते हैं आप, हीरा इसलिए कीमती भी माना जाता है। तो यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है और इसमें एक विशेष चमक होती है, और इसकी जो चमक होती है, ये पॉइंट नोट करेगा, उसमें जो विशेष चमक होती है उसके उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। इसमें एक विशेष चमक होती है। कैसी चमक होती है? विशेष। इसमें एक विशेष चमक होती है, चमक होती है जो इसके उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है, याद रखिएगा। ठीक है, उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। अपवर्तनांक सभी को पता होगा, हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसके उच्च अपवर्तनांक के कारण इसमें एक विशेष चमक होती है। पूछा जाता है कि हीरे में विशेष चमक किसके कारण होती है, तो उसको उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। और बहुत बार बच्चों देखिए उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहले ये टॉपिक आप में था क्लास 10th में फिजिक्स में, लेकिन अब नहीं है। रहता तो मैं जरूर पढ़ाया रहता, लेकिन नहीं है तो मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा जाता था जब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन था। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, जो हीरा होता है, हीरे का क्रांतिक कोण जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिख देता हूँ, वो 14 डिग्री होता है, इसी के आसपास होता है। ठीक है, जो क्रांतिक कोण होता है वो 14 डिग्री होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये इसका एक गुण हो गया। एक गुण हम लोग और लिख लेते हैं। सर ये बहुत कठोर होता है कि नहीं होता है? सुना होगा हीरा बहुत कठोर होता है। बिल्कुल सर, तो ये बहुत कठोर होता है, ये बहुत कठोर होता है। यह बहुत कठोर होता है। ये भी लिख सकते हैं, जिसके कारण इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। यह बहुत कठोर होता है जिसके कारण इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक है, कॉमा देकर एक पॉइंट और डाल लेंगे कि यह विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। देखो भाई, हीरा खरीदना और हीरा खरीदने के बाद से इतने एक्सपेरिमेंट हीरे पे जरूर करना, जो चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, एम लिख लो, डायरी में अपने एम लिख दो कि हमको बड़े होकर हीरा खरीदना है, और वहाँ पे लिख दो कि हीरा खरीदने के बाद से ये चीज़ें करनी है। हीरा खरीदेंगे
उसको गर्म करेंगे, ठीक है, गैस ले जाकर गर्म करेंगे और देखेंगे कि ऊष्मा का कुचालक है कि नहीं है। हीरा लेंगे, उसको तार से जोड़ेंगे, देखेंगे करंट लग रही है कि नहीं, वो विद्युत धारा का कुचालक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अरे सर जी इतना महंगा हीरा खरीदेंगे ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए? बिल्कुल चेक करिए, तब आप पढ़े क्यों रहे हैं, उसको चेक नहीं करेंगे, एकदम चेक करेंगे आप लोग। हीरे को लेके अपना जलाइएगा, ठीक है, चलिए ठीक है सर जलाएंगे, कुछ होगा नहीं, देख रहे हैं आप लोग गलनांक बहुत ऊँचा होता है। चलिए तो ये हो गया हमारा सामान्य गुण। अब सामान्य गुण के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है संरचना। इतने में संरचना हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग संरचना हेडिंग डाल देते हैं इसके। ये इरेज तो करना ही पड़ेगा इसको, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं संरचना के बाद से, क्योंकि फिर उसको उपयोग भी हम लोगों को लिखने हैं। तो पहले इसको जल्दी से लिखिए, 2 उपयोग भी हम लोग लिखेंगे, संरचना और उपयोग बस पढ़ना है और बस आगे कुछ नहीं। जल्दी से उसको नोट कीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ। चलिए अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है। आइए सर देखते हैं इसकी संरचना हम लोग। चलिए देखिएगा, जो हीरा होता है, तो इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ के आ चुका है। इसके पहले के सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। वो 4 बंध बना सकता है, ठीक है, ठीक है सर। हीरा क्या है सर? कार्बन का ही अपरूप है, यानी कि कार्बन के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भाई ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसी लेक्चर में। तो देखिए इसकी जो संरचना है, इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता है, एक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता है, तो ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर ये वाला अगला भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। ऐसे ये प्रक्रिया समझ लीजिए चलती जाती है। आप किसी भी कार्बन परमाणु को उठाएंगे तो देखेंगे 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। फिर ऐसे इसको जोड़ते नहीं है, ऐसे बंध दिखा देंगे, ठीक है। अब कोई भी इसमें से कार्बन परमाणु उठाएंगे तो देखेंगे वो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं, और यही होती है इसकी संरचना, ठीक है। मैं हेडिंग डाल देता हूं संरचना। अभी संरचना हमें लिखना भी है, मैं पहले आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगर बात की जाए हीरे में, तो हीरे में जो कार्बन परमाणु होते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए होते हैं और एक संरचना बनाते हैं। कैसी? तो त्रिविमीय जालक संरचना बनाते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, ये त्रिविमीय जालक संरचना। अब ये मत कहिएगा सर ये बताइए हमको, ये त्रिविमीय जालक संरचना क्या होता है। पूरा 11th में अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, बाई चांस अगर बायो में जाते हैं, मैथ में जाते हैं, किसी भी साइड जाते हैं, तो पूरा ये चैप्टर है आप लोग बहुत पढ़ेंगे। मार्ग संरचना पढ़ेंगे, अष्टफल की या चतुष्फल की या त्रिविमीय निडु संरचना, बहुत सारी संरचना हमें पढ़नी है। यहाँ पे ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि त्रिविमीय जालक संरचना में होती है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसकी संरचना के बारे में हमें कुछ चीज़ें लिखनी भी है, तो जो चीज़ें वही लिखेंगे। देखिए लिखेंगे ये कार्बन परमाणु का वृहद अणु है, अरे यार एक सेकेंड, कहाँ लिखा ये कार्बन, यहाँ परमाणु लिखना भूल गया मैं। चलिए ये कार्बन परमाणु हुआ ना, ये कार्बन परमाणु का वृहद अणु है। ठीक है, ये कार्बन परमाणु का क्या है? वृहद अणु है, मतलब विशाल आप कह सकते हैं, ठीक है, बड़ा कह सकते हैं।
ये कार्बन परमाणु का वृहद अणु है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, देख लीजिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं, अन्य 4 परमाणुओं, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़कर अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ, ये लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा हो जाएगा ना इसलिए, जैसे लंबा खींचेगा, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बंध बनाते, ठीक है। ये कार्बन परमाणु का वृहद अणु है जिसमें प्रत्येक यहाँ पे सी लिख दे रहा हूं, उसी मतलब कार्बन, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसके कारण इसकी संरचना कैसी होती है, देखिए वहीं से लिखना है सारी चीजें, जिसके कारण इसकी संरचना त्रिविमीय जालक के रूप में होती है। अच्छा, अगर आपके कठोरता का भी कारण पूछेगा कि हीरा इतना कठोर क्यों होता है, तो सहसंयोजक, इसके कठोरता का कारण भी लिख लीजिएगा, ये भी इसके कठोरता का कारण भी ये सहसंयोजक बंध है, मतलब 4 परमाणु द्वारा बनाया गया सहसंयोजक बंध, ठीक है। यह मतलब जो 4 परमाणु द्वारा बनाया गया सहसंयोजक बंध है। तो ये था भैया ऐसी संरचना। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो इसकी कठोरता होती है, वो कठोरता कहाँ होती है, जो ये कठोर है, जो इसकी कठोरता है वो इसे सहसंयोजक बंध के कारण होती है, और इसमें जो एक परमाणु है वो 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आप किसी भी एक कार्बन परमाणु को उठाएंगे तो वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनको भी ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, इसका मतलब ये होता है कि अगले किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये अगले किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। चलिए, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा आपका। जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं, अगर बराबरी में मेरा रहता तो ये देखिए इसके साथ ऐसे ही जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही बनता जाएगा, और वृहद अणु मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। अब देखिए, अब हम इसका उपयोग लिखेंगे। अब उपयोग तो आप लोग बता ही देंगे। उपयोग मुझे बताने की आवश्यकता है, 2 उपयोग लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, हमें उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, मतलब पूछा जाता है। अब ये नहीं कि आपका 10 नंबर में पूछ लिया, 6 नंबर पूछ लिया, इसमें से छोटी छोटी टॉपिक पूछनी, वही चीज़ हम लोग करेंगे। बताइए भाई, उपयोग आप लोग लिख देंगे नहीं? 2 उपयोग मात्र लिखना है। सर नहीं लिख पाएंगे, पकड़ के मारेंगे तुम लोगों को। सबसे पहला वाला तो कोई भी लिख सकता है। अच्छा, लड़के लिखे ना, लड़कियां लिख ली होंगी। इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं, आभूषण के रूप में करते हैं। इतना इजी है यार, रूप में करते हैं। कल्याण ज्वेलर का आपने देखा भी होगा, टीवी पे ऐड आता है ना, कल्याण ज्वेलर्स 8000 में पाइए हीरे की अंगूठी, ऐसा ऐड आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे ज़्यादा उसी का ऐड आता है मुझे लगता है टीवी पे। ये देखिए प्रचार हो गया, फ्री में उसका हम लोगों ने प्रचार कर दिया। क्या बात है सर, प्रचार हो गया। कौन खरीदेगा? तुम खरीदोगे? आए हीरा खरीदने। चलिए इधर देखिए, अभी तो हम लोग एजुकेशन वाले हैं सर, खरीद के कहाँ जाएंगे हीरा? हम लोग हीरा नहीं खरीदेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? प्लेटिनम। चलिए उपयोग देखिए। पहला, इसका प्रयोग हम आभूषण के रूप में करते हैं। अरे इसका प्रयोग हम
आभूषण के रूप में करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हो गया, आभूषण के रूप में करते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे कि इसका प्रयोग हम, ठीक है, इसका प्रयोग हम हीरे जड़ित आभूषण के रूप में करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या हीरे जड़ित आभूषण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका हटा दीजिएगा, हीरे जड़ित आभूषण के रूप में हम इसका प्रयोग, नहीं यही ठीक है, इसका प्रयोग हम आभूषण के रूप में भी करते हैं। चलिए पहला वाला। अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सी आपने चीज़ देखी होगी, आप कैंची उठाइए और घर पे जो आपका ग्लास होगा, मिरर, शीशा या मार्बल, हाँ मार्बल वाला भी, मार्बल, टाइल्स वाला तो मान लीजिए आजकल मशीन से काट देते हैं, मार्बल, टाइल्स अभी सब में मशीन से आ गई हैं, लेकिन कभी आपने शीशे का भी मशीन आ गया है, वो बात की, लेकिन मशीन में भी लगा होता है। आप कैंची लीजिए और शीशे को काटिए, चाकू लीजिए, शीशे को काटिए, सर नहीं कटता है। और जहाँ अगर आप शीशे वाली दुकान पे गए होंगे, किसी शॉप पे जो फ्रेम मढ़ते हैं, ऐसे एक चाकू निकालते हैं और सर ऐसे एकदम काटते हैं जैसे लग रहा है प्लास्टिक काट रहे हैं, और सर एकदम स्ट्रेट कट जाता है धुमाकों में। कैसे कट जाता है? कैसे कट जाता है? हीरे की वजह से। उनके चाकू पर हीरे लगे हुए होते हैं। सर उसको चुरा के लाएं, बहुत काम देगा। अरे बखलून बहुत माइनॉरिटी में लगा हुआ होता है, सोच लो। इसकी कठोरता के कारण इसका ये गुण होता है, ठीक है। तो इसकी कठोरता के कारण, इसके कठोरता के कारण इसका उपयोग किसमें करते हैं? अरे कांच, मार्बल आदि काटने वाले औजारों में करते हैं। औजारों में करते हैं। हो गया खत्म। अब हम लोगों ने हीरा पढ़ लिया। हीरा का बस इतना ही रोल था, ठीक है। हीरा, अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे जो मेन पूछता है इसमें, कार्बन चारों बंध बनाया हुआ होता है। एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब जल्दी से आप लोग हीरा कर लेते हैं, तो फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है बच्चों, और आगे बढ़कर चर्चा करनी है। लग रहा है आज की क्लास में नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। हीरा के बाद से हम लोग को चर्चा करनी है बच्चों। अब लग रहा है फुलेरी आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। चलिए ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा लग रहा है हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं क्या? अच्छा टाइम हम लोग के पास है, कोई बात नहीं, अभी तो ये बहुत टाइम, सिलेबस हम लोग का टाइम भी। इसके बाद से देखिए यही सबसे बड़ा चैप्टर है, बात की जाए ना तो केमिस्ट्री में यही सबसे बड़ा चैप्टर है। और बस केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी अभी इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं बचा है। जितने बड़े बड़े चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। मेनली अब यही एक चैप्टर बड़ा चलेगा आप लोगों के पास। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, इधर ध्यान देना है। पहला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक काला भूरा, कैसा होता है भाई? काला। इसको तो आप लोगों ने रियलिटी में देखा हुआ है, ठीक है। बताइए भैया, सबने देखा हुआ है ना? लिख लेंगे ना इसको। तो इसके भी सामान्य गुण पहले लिख लीजिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। सामान्य गुण, इसको तो हम लोग देखे हुए। हीरा मान लीजिए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इसको तो सब देखे हुए ना, तो इसका गुण तो हम जल्दी लिख सकते हैं। क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गुण लिख लीजिए। एक ही में लिख लीजिए ना, 2 ही लिखिए इसमें भी, ठीक है। चलिए उसमें भी हम लोग 5 गुण चाहते तो लिख लेते। यह काला भूरा पारभासी पदार्थ है। इसकी चर्चा हमने की थी प्रकाश में, ठीक है। काला भूरा पारभासी पदार्थ है। दूसरा, यह हीरे की अपेक्षा, देखिए क्या लिख रहा हूं, हीरे की अपेक्षा मुलायम होता है तथा ये विद्युत का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, विद्युत का चालक होता है। ये विद्युत का चालक होता है तथा
विद्युत का चालक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, विद्युत का चालक होता है लेकिन उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होता है। ये विद्युत का तो चालक होता है, लेकिन उष्मा का क्या होता है, उष्मा का विद्युत का सुचालक होता है ना, लिखा है मैंने। हाँ, विद्युत का चालक होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछता भी है। ये विद्युत का चालक होता है, लेकिन उष्मा का कुचालक ही होता है। उष्मा के चालन में कोई परिवर्तन नहीं है, उष्मा का क्या होता है, लेकिन उष्मा का कुचालक ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे। मेनली अब हम बात करते हैं संरचना के बारे में। अब जैसा बताओ बच्चों, कोई भी चालक है तो उसमें जो धारा, विद्युत धारा प्रभावित होती है, किससे होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। सबको पता है, आपको भी पता है। तो देखिए, इसके जब हम संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक कार्बन परमाणु, यहां पे देखिए इसे संरचना बना रहा हूं, एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए होते हैं। छोटा छोटा बनाओगे तो थोड़ा सा बड़ा बन पाएगा ना। एक कार्बन परमाणु की बात करूं तो वो 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहां पे नहीं जुड़ा हुआ रहेगा ये, ठीक है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली ही रहेंगे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, या यहां पे नहीं जुड़ा रहेगा, यहां पे जुड़ा रहेगा, इसके ये एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। समझ रहे, कुछ ऐसी संरचना होती है। फिर ये इससे जुड़ा रहेगा, और एक मान लीजिए यहाँ से जोड़ दीजिए, ये अब नहीं जुड़ेगा। ये अब यहीं पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 जगह जुड़ गया ना, 3 जगह, अच्छा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं। कुछ ऐसी संरचना रहती है कि एक कार्बन परमाणु क्या होता है सर, एक कार्बन परमाणु किन्हीं 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ता है। इसमें देख सकते हैं सभी कार्बन परमाणु किन्हीं 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए थे, उनके एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसी संरचना में, ध्यान से पहले फिगर देखिए, ध्यान से पहले फिगर देखिए आप लोग भाई। समझ में आ रहा है, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु द्वारा जो बचा जुड़ा हुआ है, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बच्चों, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत धारा का ये चालक होता है, यानी विद्युत धारा का सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा बहती है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण इसमें विद्युत धारा बहती है। अब इसकी भी रचना के बारे में बात करेंगे तो इसकी रचना होती है बच्चों षटकोणीय, षटकोणीय रेखीय। चलिए, अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग चीजें लिख लेते हैं। सबसे समझ में आया, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु द्वारा स्वसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। देखिएगा, इसकी संरचना चादर के समान होती है। संरचना चादर के समान होती है, जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध बनाता है। और हमें पता है, हम जानते हैं कि कार्बन, सी मतलब कार्बन, की कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, 4 होती है, लेकिन यहां 3 ही, ये मत लिखिए, ये देखिए सिंपल लिख लीजिए, लेकिन यहां 3 ही बंध बनते हैं। यहां 3 ही बंध बनते हैं, और
एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये धारा के, ये वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। जो चीज मैंने बताई वही लिख रहा हूं, ठीक है, कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचता है इसी के कारण वैद्युत धारा क्या होती है, बहती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो वैद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले इसके यूज़ के बारे में, और फिर बच्चों फुलेरीन पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा फुलेरीन में कुछ पढ़ना है नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग उसके बारे में सुनना होगा ज़्यादा। उसमें हमें संरचना और रचना किसी के बारे में बात नहीं करनी है, न उसके गुण के बारे में, कुछ कुछ पॉइंट होंगे उसमें, ना गुण संरचना किसी के बारे में बात नहीं करनी है। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था। इसके उपयोग में लिख लीजिएगा बच्चों, दो उपयोग हमें लिख रहे हैं, पहला पेंसिल के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है। पेंसिल, कागज पे लिखने के लिए पेंसिल के रूप में लिख लीजिएगा, कागज पर लिखने के लिए पेंसिल के रूप में, अब इसको रूप में, ठीक है। और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, यहां पे लिख सकते हैं वैद्युत रसायन में, वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोड के रूप में, ये पूरा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो लिख लीजिएगा वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोड के रूप में। चलिए अब बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे फुलेरीन के बारे में। इसमें कुछ नहीं लिखना है बच्चों, वीडियो बहुत लंबा भी जा रहा है और इसमें कुछ है भी नहीं, तो पहले मैं चीज़ें बता देता हूँ। इसमें जो जो चीज़ें लिखनी है उसको लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। फुलेरीन तीसरा वाला, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं लिखवा देता हूं। यह, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। सबसे पहला, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, ठीक है। अब इसमें कौन से बंद बनता है अभी बताया जाएगा, इसमें नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं दिया हम लोग को बुक में। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है और इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र जो होता है बच्चों वो CN होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो C60 और C70 इसके अपरूप है। बस इतना ही हमें इसके बारे में जानना है और इससे ज़्यादा हमें फुलेरीन के बारे में नहीं जानना है बच्चों, बात खत्म। फुलेरीन के बारे में इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं, और न ही हमारे बुक में इसके बारे में दिया हुआ है। इससे ज़्यादा हमें फुलेरीन के बारे में नहीं दिया हुआ है। चलिए अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फुलेरीन की खोज कैसे हुई थी। तो कार्बन के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा बताया, इसलिए बता दे रहा हूँ। कार्बन के दो इलेक्ट्रोडों के बीच आर्क प्रवाहित किया गया था, 2-3 साइंटिस्ट थे, और फिर उस आर्क से वो जो इलेक्ट्रोड था कार्बन का वो पिघल गया था, फिर वो उसकी पुनरावृत्ति हुई थी ठोस के रूप में, तो उससे फुलेरीन मिला था, ठीक है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। जो जानकारी है और जितना हमें पढ़ना है उसी हिसाब से इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है और इसका सामान्य सूत्र CN है, और इसके दो अप्रूफ है CN के रूप में, जो कि C60 और C70 है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखवा दिया। इससे ज़्यादा हमें फुलेरीन के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, न ही इससे ज़्यादा हमारे पास सिलेबस में है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कार्बन के अप्रूफ के बारे में पढ़ लिया, और अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि इतने अप्रूफ कार्बन के होते क्यों हैं।
ठीक है। कार्बन के लगभग 2 बिलियन तत्व मिलते हैं, 2 मिलियन तत्व मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों इतने यौगिक मिलते हैं? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन अभी के लिए बस इतना है। लेकिन बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th के हिंदी मीडियम के बच्चों को सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों।